बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपने देख ही लिया होगा, आज जियो न्यूज़ ने भी ये बात सारा दिन रिफ्लेक्ट की कि 16 दिसंबर को एक साल पूरा होने वाला है। ये वो अंधोनाक दिन था जिस दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही इबरतनाक और बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। सानहा पेशावर जिसको शायद हम कभी नहीं भुला सकते। इस हवाले से ट्रांसमिशंस का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। कल जो आपस की बात हम आपके सामने पेश करेंगे उसमें इस हवाले से खुसूसी तौर पर बात भी करेंगे कि क्या पाकिस्तान तब्दील हुआ 16 दिसंबर 2014 के बाद या नहीं, और अगर हुआ तो किस हद तक हुआ, और दहशत गर्दी से किस हद तक हम निमट पाए हैं। और ये जो नेशनल एक्शन प्लान है जिसकी हम बहुत बात करते हैं उसके हवाले से हमने अमली तौर पर क्या किया है। मैं ज़रूर चाहता था कि इसके हवाले से आपसे बात की जाए, क्योंकि अब माहौल जो है वो ज़रा गमगीन है, क्योंकि पहली एक साल इस वाक़े को हो रहा है और उसकी उन बच्चों की पहली बरसी है, उन शहदा की। तो अब माहौल ऐसा है जिसमें हर तरफ गमी ही छाई रहेगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम के एजेंडे को भी हमने आगे लेके चलना है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रिसेंटली जो भारत की फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आई और जब वापस गई तो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है या कंपोजिट डायलॉग है उसको डिफेंड करते हुए क्या बातें की, उससे क्या जाहिर होता है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान अब जो गैप है वो ब्रिज हो सका है, और क्या तब्दील हो गया है जिसका जिक्र नजम साहब हमेशा करते थे कि बहुत से अहम सिचुएशंस या इलेक्शंस के बाद इंडिया की तरफ से सिचुएशन तब्दील होगी या स्ट्रैटेजी तब्दील होगी। उस हवाले से बात करेंगे। सरदार रियाज सादिक साहब एक दफ़ा लगता है कि शायद फिर एक ज़हनी उलझन का शिकार हों, क्योंकि उनके खिलाफ जो मामला है इलेक्शन 122 के हवाले से वो फिर एक ना सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने मामला चला गया है बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें बुलाया है 18 तारीख को। उस हवाले से बात होगी। NA 154 का बाई इलेक्शन अगले बुध को है, बहुत अहमियत का अमल है, जहांगीर तरीन साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, उस हवाले से बात होगी। और बलूचिस्तान के नामजद CM जनाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के हवाले से भी बात होगी। तो नजम साहब क्या तो वही घिसी पिटी लाइन कि जी बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा है, और यकीन करें आपने कहा नहीं, मगर आप कहने वाले हैं ये मैंने नहीं मैं थक गया हूँ लंबा चौड़ा एजेंडा, आप कभी भी पूरा नहीं कर पाते। कोशिश तो करता हूँ ना। आप लोग तो सिर्फ आपका तो काम ही आप पहले आके सिवाय बुलडोज करते थे। नहीं, लोग कहते हैं जी आप शुरू में मुनीब फारूक इतने लंबे चौड़े वादे करता है कि जी 4 आइटम हम डिस्कस करेंगे, पता लगता है 2 ही फारग हो गए और बाकी 2 गायब। वैसे लोगों को पूछना चाहिए कि मुनीब फारूक तो बड़े मासूम छोटे छोटे वादे करता है। इस कौम से तो 60-65 सालों में पता नहीं कितने वादे किए गए वो पूरे नहीं। तो मतलब आप खाता वही खोलना चाहते हैं। मैं तो छोटे छोटे मासूम वादे करता हूं। अच्छा, अब जरा आपको कुछ क्लिप्स दिखा देते हैं। ये भी हमेशा आप यही क्लिप दिखा का ड्रामा कीता है, तो क्लिप दिखा के नहीं, फिर मैं और की दिखावा। इसका जवाब बड़ा जवाब मैं नहीं देना। चलो ये देखिए ये क्लिप्स। अनइंटरप्टेबल डायलॉग होगा, ऐसा कभी होता नहीं है। हम लोग ये चाहेंगे कि जो सेबोटियर्स जिनकी आपने चर्चा की, जो रोकना चाहते हैं डायलॉग को किसी न किसी तरह से, उनसे प्रवोक ना हो और डायलॉग से ही रास्ता निकलेगा, और इसलिए इस डायलॉग से रास्ता निकालें, यही हमारा मत इसमें रहे। बातचीत जब भी होती है भरोसा करके ही होती है। अगर तीसरे के किसी के मध्यस्थता स्वीकार नहीं तो बातचीत तो दोनों देशों को ही करनी होगी। और इसीलिए जो मैंने इसमें एक जगह पढ़ा कि जो हमारे रिश्ते पूरे क्षेत्र में खराब हो रहे हैं वो हमारे दोनों देशों की लगातार दूरी के कारण हो रहे हैं। सार्क उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा जिस तरह से बाकी दूसरी ग्रुपिंग्स कर गई, तो इसलिए इस दूरी को पाटना बहुत जरूरी है। ये सुषमा स्वराज साहबा का बयान आपने देखा, इस हवाले से उन्होंने डिफेंड किया, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना डिफेंड किया। उन्होंने सब साड़ी जो ज़ेब तनकीद हुई थी उस हवाले से जब उन पर तनकीद गई उस हवाले से उन्होंने बात की, और इवन प्राइम मिनिस्टर साहब की 4 जनरेशंस को उन्होंने कहा वो मिली हैं तो बड़ी खुशी का इजहार किया, और उन्होंने इस पूरे डायलॉग को जो बात हुई इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर उसको डिफेंड किया। नरीम साहब, मेरा सवाल यहाँ पर बड़ा मासूमाना है। मेरा वो सवाल यही है कि क्या तब्दील हो गया है भारत के लिए? आज वहाँ बात हो रही है भरोसे के ऊपर चलना है, ये ताल्लुकात भरोसे के ऊपर चलेंगे, हम बड़े इफेक्ट हो रहे हैं, ताल्लुकात बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। अभी नॉट सो लॉन्ग अगो ये तो दे वर ब्रीदिंग फायर और बड़े एग्रेसिव और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे थे। मोदी साहब कह रहे थे वो सरहद पे खड़ा हुआ जो सेना के सिपाही है वो फैसले करता है और उसकी गोली फैसला करती है। तो ये एकदम क्या तब्दीली हो गई? सो चेंज ऑफ हार्ट? नहीं, ये एकदम तब्दीली नहीं हुई, ये हमेशा होनी ही थी।
काश कि आप मेरे को पुराने क्लिप्स निकाल के दिखाते हैं जब जहाँ मैंने ये पेशन गोई की थी कि इस वजह से बिहार इलेक्शन के बाद रवैया बदलेगा और क्योंकि बिहार के अंदर ये शिकस्त होगी इनको। चले आज फिर से दोहरा देते हैं। बात यह है कि 2-3 वजूहत हैं। पहली तो ये कि बिहार इलेक्शन में इन्होंने, जैसे कश्मीर में बिहार इलेक्शन में इन्होंने एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम एक पॉलिसी चलाई थी, नारा था, पॉलिसी थी। और आरएसएस के जो करते धरते हैं उनको अहमियत दी थी, जो वो एजेंडा उन्होंने सेट किया था। आपको याद होगा कि ये इलेक्शन में सिर्फ 2 तस्वीरें सारे बिहार के इलेक्शन में लगी, एक मोदी साहब की और एक शाह साहब की, अमित शाह साहब की, जो कि बीजेपी की भी हैं और आरएसएस की भी। तो वो पिट गई लाइन, मतलब 60 से भी सीटें कम मिली और दूसरे लोग जो वो 180-190 ले गए। ये बहुत बड़ा धक्का लगा उन्हें। उससे ये पता चला इन्हें कि ये एंटी पाकिस्तान एजेंडा जो है और एंटी मुसलमान एजेंडा और एंटी लोअर कास्ट एजेंडा ये नहीं चलेगा। तो अब ज़रूरत ये दरकार आई कि जिसे कहते हैं ना, कहानी की स्टोरी लाइन जो है उसको तब्दील करना है, उसको बदलना पड़ेगा। और वो करना पड़ेगा जो कि लाइन जहाँ पिट गई है उसको चेंज कर दें अब। और ये बिल्कुल पहले भी ये वाज़ेह था कि अगर बिहार में लाइन इनकी पिट जाती है तो ये तब्दील करेंगे लाइन, क्योंकि ये बड़े रियलिस्टिक सियासतदान है। और अगर लाइन चल जाती है तो ये हार्ड लाइन ही रखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। पहली लाइन पिट गई और ठीक ठाक पिटी, ये नहीं कि जी 125 उनके और 150 उनके, नहीं, उड़ गए बिल्कुल स्वीप। तो ये मिड मतलब है कि एक किस्म का बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है उनकी। तो लाइन तो चेंज करनी थी। अब सवाल ये आया कि कितनी लाइन चेंज करनी है। आप मुसलमानों के खिलाफ बोलना बंद कर दें, आप जो हिंदू एजेंडा है इनसाइड इंडिया, वो जिसके खिलाफ एहतजाज भी हो रहा था वो भी अब रुक जाएगा, आप देखिएगा, वो छोड़ दें और पाकिस्तान के खिलाफ रहने दें। तो ये देखना था कि अब कितनी लाइन चेंज होगी। अब लाइन चेंज हो गई है कम्प्लीटली, 180 डिग्री चेंज हो गई। और वही साहिबा सुषमा स्वराज साहिबा, फॉरेन मिनिस्टर, जो कि जिन्होंने उफा के ऊपर पाकिस्तान के साथ ये हार्ड लाइन ली थी कि अगर आप कोई और चीज़ डिस्कस करेंगे तो हम नहीं करेंगे। ये उफा की जो टॉक्स कैंसिल हुई ना, वो इनकी वजह से हुई। और ये अब पार्लियामेंट के अंदर भी ये सवाल हुआ वहाँ इंडिया में कि जी आपकी वजह से उफा की टॉक्स नहीं हुई, NSA की जो होनी थी उफा के बाद दिल्ली में, जिसमें इन्होंने कहा था हम सिर्फ टेररिज्म डिस्कस करेंगे। हमने कहा नहीं, हम कश्मीर भी बाद में। तो क्या हो जाता अगर कह देते हाँ कश्मीर भी करेंगे। 1 साल के बाद कह दिया ना कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा, उसके अंदर कश्मीर भी होगा और 2-3 और आइटम भी होंगे, कह दिया ना, 11 आइटम होंगे, 8 नहीं 11 हो गए हैं। तो ये 1 साल पहले क्यों नहीं कहा और अब लाइन चेंज कर गई? तो इसका ये मतलब है कि वो कुछ और एजेंडा चल रहा था उसमें। तो पहली बात हुई, तो डोमेस्टिक कंपल्शंस थी, डोमेस्टिक 100% डोमेस्टिक कंपल्शंस। ओके। और वो जो इनकी असेसमेंट थी डोमेस्टिक कंपल्शंस की, एक्चुअली हकीकत तो कुछ और थी। दूसरा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि मोदी साहब पिछले 18 महीनों में आप गिने कितने दिन वो इंडिया से बाहर दौरे करते रहे, कौन कौन से कैपिटल्स में वो गए हैं और क्या करने गए थे और वहाँ क्या पैगाम मिला। बहुत मुख्तसरन। अमेरिका 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा जब से आए हैं, फ्रांस, जर्मनी, UK, मेजर सिटीज़, UAE, हर जगह पे ये गए हैं। और क्या पैगाम लेके गए और क्या पैगाम मिला? पैगाम तो ये लेके गए कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम ही हैं और हमें सपोर्ट किया जाए। और मैं जो हूँ, आई रिप्रेजेंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया। और उन्होंने कहा ठीक है, ये तो समझ आती है कि चाइना को काउंटर करने के लिए आप ही हैं उस इलाके में और कोई नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आइए लेट्स बिल्ड इंडिया। और वो जो चाइना बना रहा है CPEC, तो आप कोई और कॉरिडोर बनाते हैं मुंबई से लेके दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर आगे हम एक कॉरिडोर बनाते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगले 50 साल के लिए। मगर जो उनकी तरफ से क्या पैगाम मिला? उनकी तरफ से ये पैगाम मिला कि मोदी भाई, अफ़गानिस्तान और तालिबान बहुत सीरियस इशू है, और IS, अभी तो आपको नहीं एहसास इस बात का, मगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और ये जो इसकी जो लोकस है या जहाँ इसका है वो गढ़ है, वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसलिए अगर आप अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बना के इम्पॉर्टेंट रोल नहीं अदा करेंगे तो ये हम इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं
कि आपका रोल अफगानिस्तान में और एंटी टेररिज्म का जो रोल है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान में भी और मिडल ईस्ट के अंदर भी हमें आपकी ज़रूरत है। उसके लिए आपको पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बनाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान को भी जो हमने काम दिया है करने को वो भी नहीं कर पाएगा। वो सारा वक्त आपकी तरफ देखता है अपने ओवर शोल्डर, और हमें आके वो कहते हैं जी इंडिया हमें तंग कर रहा है, इसकी वजह से हम जो असली एजेंडा है टेररिज्म का उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करें, हमारा पैगाम आपको ये है कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बनाएं, अपने मसाइल हल करें, और आप दोनों मिल के जो रियल कोर इशू है टेररिज्म का, जो आप भी मानते हैं कि टेररिज्म है, मगर आप तो सिर्फ कहते हैं ना पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म इन अफगानिस्तान और इन इंडिया, तो वो तो कहते हैं इंडिया स्पॉन्सर टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो अगर टेररिज्म को ब्रॉडर नहीं करेंगे और दोनों साइड्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो जो एक दूसरे के खिलाफ जो हम आप लोग कर रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए, तो उस वक्त तक जो कॉमन एनिमी है विच इज़ द तालिबान, खा वो पाकिस्तानी तालिबान हो या अफगान तालिबान हो, तो उसको कैसे टैकल करेंगे। और हमारे लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैगाम उनको हर जगह पे मिला। वो आगे से कहते थे जी पाकिस्तान को आप ये कहें, वो कहते हैं हम पाकिस्तान को कह देंगे सारी बात, मगर जब पाकिस्तान भी तो आपसे फेयर बात कर रहा है ना, तो आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए वहाँ, और आपके जो मसाइल हैं वो हम पाकिस्तान को समझाएंगे, मगर आपको भी तो हमने समझाना है ना। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो सही है कि जी आप जब तक उनको तंग करना बंद नहीं करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं करेंगे तो वो कैसे अपनी तवज्जो दूसरे प्रॉब्लम की तरफ देंगे। 60 साल से आप ही उनका प्रॉब्लम बने हुए। ये पैगाम उनको बहुत हर जगह पे मिला है, और उनका यही ख्याल था कि इसको अभी ठहर जाए, इसको पहले हम अपना डोमेस्टिक एजेंडा कर लेने दें, उसके बाद हम इसकी तरफ तवज्जो देंगे। अब डोमेस्टिक एजेंडा फेल हो गया, अब वो जो फॉरेनर्स ने जो बात कही है वो समझ आनी है, इन्होंने लाइन चेंज कर ली है। जब मजबूरी अब करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंडीशंस अलाउ कर रही हैं और फॉरेनर्स कह रहे हैं करें। अच्छा, मेजर क्योंकि लास्ट जब हमने डिस्कशन की थी, जब ये तशरीफ लाइन थी और वापस जा रही थी, तो आपने कहा था कि प्रेडोमिनेंट बात या डोमिनेंट व्यू जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से बातचीत होगी, बाकी चीज़ों पर इतनी बात हो सकती है नहीं। लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि जी तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, तो क्या एक्चुअली बाकी इश्यूज़ पर बात होंगी या सिर्फ दहशतगर्दी को कवरेज होगा, कश्मीर पे बात होगी? ये एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। अब सुनिए गौर से वो क्या कह रही हैं। आपने सुनाया, कुछ बातें आपने नहीं सुनाई जो कि उनके स्टेटमेंट में आई हैं, जो रिपोर्टिंग हुई है। एक तो कहा कि हम अनइंटरप्टेबल डायलॉग चाहते हैं, मतलब पहले डायलॉग होता रहा, खत्म होता रहा, टूटता रहा। कहती है हमारी ख्वाहिश है कि अनइंटरप्टेबल हो। ये पहली दफ़ा हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी बात आई है कि अनइंटरप्टेबल हो, क्योंकि डायलॉग तो सारे इंटरप्ट होते हैं, हमको पता ही है, कुछ चीज़ हो जाती है तो इंटरप्ट हो जाते हैं। मुशर्रफ साहब के साथ डायलॉग पहले इंटरप्ट हो गया, फिर चलता रहा, फिर जब कुछ कंक्लूजन पे आने लगे तो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी थी तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद जब हम तैयार हुए, नवाज शरीफ साहब आए, हम तैयार हुए, तो उस वक्त बीजेपी वहाँ आई, उनका डोमेस्टिक एजेंडा कुछ और था। अनइंटरप्टेबल। अब अनइंटरप्टेबल डायलॉग जो है वो ज़ाहिर है सारी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी ना, एक चीज़ के ऊपर तो अनइंटरप्टेबल नहीं हो सकता, 4, 5, 6, 7 एरियाज़ के ऊपर साथ साथ काम करना पड़ेगा। तो वो फिर सारा चीज़ें एजेंडे की वापस लानी पड़ी उन्हें। तो अनइंटरप्टेबल पहली बार, मगर इसका जो असली माने हैं वो कुछ और है। असली माने कुछ और है। पहली दफ़ा किसी हिंदुस्तान सियासतदान ने वो बात कही है जो कि मैं वहाँ हमेशा जाके कहता हूँ, जो कि हमारे लोग हमेशा जाके वहाँ कहते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे एकेडमिक्स, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, वो ये कहते हैं भैया आप पाकिस्तान को और हमें कहते हैं कि दहशतगर्दी बंद करें। हम तो करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो जो दहशतगर्द हैं वो हमेशा कोई ना कोई चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ करें जिसकी वजह से आप डायलॉग बंद कर दें पाकिस्तान के साथ। तो वो जब भी ऐसी कोई चीज़ करते हैं, मुंबई किया या कुछ और किया, तो वो जो सारा डायलॉग होता है आपका वो टूट जाता है। यही उनका मकसद होता है कि आपके साथ पाकिस्तान का डायलॉग ना हो, या पाकिस्तान का डायलॉग आपके साथ ना हो, आपका पाकिस्तान के साथ ना हो। तो आपने और पाकिस्तान ने मिलके ये जो अनासिर हैं जो चाहते हैं कि डायलॉग टूट जाए और अमन की बात ना हो, वो कुछ ना कुछ दाना डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं। एंड आप जो है इंस्टेड ऑफ सेइंग डजंट मैटर, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते, हम इन्हीं के खिलाफ है, पाकिस्तान भी इनके खिलाफ है, हम डायलॉग को कंटिन्यू करेंगे। आप हमेशा तोड़ देते हैं डायलॉग और सारा खाता पाकिस्तान गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की फौज का खोल देते हैं। अब यहाँ से 4 लोग चले जाते हैं, अरे भाई नहीं भेजा है SI ने, अरे भाई हम पाकिस्तान की हुकूमत नहीं रिस्पॉन्सिबल। यहाँ एक हिस्ट्री का तकाजा है कि हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं, बहुत से ऐसे लोग बना दिए हैं जो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, जेन्युइनली नहीं है, और वो कोई इधर चल निकल जाता है, कोई इधर निकल जाता है। अब क्या सारी जिम्मेदारी
की वजह से आप तोड़ देते हैं डायलॉग, तो वो कामयाब हो जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं, आप भी फेल हो जाते हैं। तो व्हाई आर यू डूइंग दैट? ये हम क्या कह के थक गए थे उनको, वो नहीं समझ आती थी। आज सुषमा जी वही बात कह रही हैं कि डायलॉग को अनइंटरप्टेबल होना चाहिए। अगर मुनीफ फरूक टेररिज्म करके वहाँ हमारा डायलॉग तोड़ना चाहता है तो मुनीफ फरूक करता रहे, हम देख लेंगे केड़े केड़ा मुनीफ फरूक है। कहेंगे पैजा मुनीफ फरूक और डायलॉग अनइंटरप्टेबल होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग, ये डेवलपमेंट है। जस्ट बिकॉज आई हैव टेकन योर नेम नाउ यू आर गोइंग टू कट मी शॉर्ट, आई नो दैट। नो, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, ये पहली दफा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में ये बहुत दफा हुआ है कि प्रोग्रेस हुई है, बैक टू स्क्वायर, क्योंकि किसी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब हो गया। अब वो कहते हैं कि कोई करता भी है, वी डोंट वांट इट टू डिस्टर्ब। बट ये कहने में और लगता है नजम साहब, क्या आज भी जो हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, कोई इंसिडेंट गॉड फॉरबिड 26/11 टाइप का, कोई इस टाइप का, ये खुदा न खास्ता अगर होता है इधर साइड पर, तो क्या सस्टेन कर सकता है डायलॉग प्रैक्टिकली स्पीकिंग? देखिए, अभी कोई 3 महीने पहले कोई 2 इंसिडेंट्स हुए थे, हमारे यहाँ भी कुछ हुए थे। हमने भी बड़ी कराची में शोर डाला कि जी इंडियन एजेंट्स पकड़े गए, ये हो गया, हमने डोसियर भी दे दिया, मगर उसके बाद बात चुप हो गई ना। इंडिया के अंदर भी, इंडियन पंजाब में उन्होंने एक बंदा पहले, फिर उसके बाद 1-2 बंदे और पकड़े, 1-2 मार भी दिए, जिनका ये इंडियंस का ये कहना था कि ये फैसलाबाद से आए या पाकिस्तान से आए, इनके पास कंपसेस थे जिनसे पता चलता था कहाँ से आए और कहाँ पकड़े गए। बड़ा 3 दिन 2 दिन शोर पड़ा, उसके बाद बंद। मीडिया के अंदर भी खबर ख़त्म और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ख़त्म कर दी, दबा दी बात। क्योंकि मेरा ख्याल है उनका यही असेसमेंट था कि ये वो लोन वुल्फ अटैक्स हैं, ये पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इसके पीछे नहीं हैं, ये वो खुद आए। बट ये बात साबित तो नेचुरली, मगर जब पता लग जाए ना कि ये ISI ने नहीं भेजे, ये खुद लोनर्स हैं, तो फिर वो उनको एहसास हो जाता है कि ISI को ब्लेम करने से फ़ायदा कोई। देखिए, अगर ISI किसी को भेजेगी ना, तो उनके हाथ कंपस जो होंगे ना, वो फिर ये होगा कि भाई अगर कोई आप किसी को अटैक करने जा रहे हैं और आपको सुइसाइड मिशन है, तो कंपस तो डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा आफ्टर यू गेट टू द थिंग। तो ये तो लोनर्स थे, कंपसेस मिल गए, पता लगा जी इधर से आए इधर गए, एमेचर्स। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसको प्रेस नहीं किया। आज भी, कल भी अगर कोई 1-2 बंदे ऐसे हो जाएंगे, मेरा ये असेसमेंट ज़रूर शोर डालेंगे, बिकॉज शोर डालना बड़ा ज़रूरी है। मगर क्या डायलॉग को रोक देंगे? नहीं रोकेंगे, ये फ़र्क है, नहीं रोकेंगे, ये फ़र्क है। और ये पहली दफ़ा उन्होंने खुद कहा है। इस इज़ वाई मैं ये कह रहा हूँ, आज अगर कोई छोटी सी चीज़, बड़ी चीज़ नहीं, छोटी सी चीज़ होती है ना, वो शोर डालेंगे और डायलॉग को कंटिन्यू रखेंगे, और ऑपोजिशन और मीडिया शोर डालेगा कि यार ये हो गया, रोको। चाहते हैं, ऐसा होता नहीं, हम चाहते हैं, मगर इंडिया की ये गवर्नमेंट नहीं रोकेगी, कहेगी नहीं हमने कहा था अनइंटरप्टेबल, हमने पहले कह दिया था कि लोग इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, वी विल नॉट अलाउ देम। ओके, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मगर लास्ट वर्ड प्लीज, तुसी कहा लेना पाओ, लास्ट वर्ड खुद उसने ये कहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि डायलॉग इंटरप्ट नहीं होगा या डायलॉग स्मूथली चलेगा। मतलब उसका ये है कि एक स्ट्रेटेजिक फैसला किया है कि अब छोटी मोटी चीज़ें से डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, मगर अप एंड डाउन चलेगा। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सोल्यूशन मिलेगी, ज़रूरी नहीं है इसकी पहले मिलेगी इसकी बाद में मिलेगी, ज़रूरी नहीं है हर बात के ऊपर बात होगी। एजेंडे में है आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो स्ट्रेस किया, उन्होंने यही कहा कि ऊफा के बाद टेररिज्म के ऊपर बात होनी थी, अब भी टेररिज्म के ऊपर पहले बात होगी। और इसीलिए NSAs ने ये फैसला किया है, और वो भी खुफिया तौर पे जाके बैंकॉक में, ताकि किसी को पता ही ना चले एजेंडा क्या था। क्योंकि पिछली ऊफा के बाद तो एजेंडा नज़र आ गया था ना, शोर पड़ गया था। इस दफ़ा उन्होंने एजेंडे के बगैर ही वहाँ बात करके अनाउंस कर दिया, ये हुआ, जिसकी वजह से ये खुल गया। लास्ट रीज़न, एक और रीज़न है, 2 दिए थे मैंने, थर्ड रीज़न वाई दे आर स्टार्टिंग द डायलॉग। नेक्स्ट ईयर इज़ द 30th सार्क कॉन्फ्रेंस। ये हो नहीं सकता कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पे आके और मोदी साहब सार्क कॉन्फ्रेंस पे ना आए। इट विल बी ए बिग ब्लो टू इंडिया, इज इंडियाज प्रेस्टीज। इंडिया वांट्स टू बी नाउ द अनएक्नॉलेज्ड लीडर ऑफ सार्क। मोदी साहब अपनी कोई अचीवमेंट दिखाना चाहते हैं कि एजेंडा आया था डोमेस्टिक लेके और बना लिया इंटरनेशनल, दैट इज़ द अचीवमेंट, और ये वो करना चाहते हैं। इसलिए उसके लिए भी तैयारियां करनी है। ये नहीं कि जी उससे पहले लड़ाई झगड़ा कर ले और ऐसी सूरत हाल हो जाए कि वो सार्क आने की, और इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस है। सो आई थिंक दे हैव टू प्रिपेयर द ग्राउंड कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर सो मैनी ईयर्स, मनमोहन सिंह, वाजपेयी साहब के बाद कोई आया ही नहीं, और मनमोहन सिंह ने आना था और वो नहीं आए। Okay. इसलिए मोदी विल बी नाउ
द फर्स्ट बीजेपी प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द लास्ट बीजेपी प्राइम मिनिस्टर टू विजिट पाकिस्तान। उसके लिए हालात तब्दील कर, सो दे आर आइंग दी जो आगे फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं, दे आर आइंग 3 थिंग्स। चेंज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी भी जो पिट गई है, नंबर 2 इंटरनेशनल कम्युनिटी को खुश करके अपना अफगानिस्तान में एक रोल रीअसर्ट करना, इसीलिए हेलीकॉप्टर्स देने शुरू कर दिए अशरफ गनी को, और उन्होंने इंटरनेशनल फोर्सेस ने अशरफ गनी को कहा इंडिया के साथ बिल्कुल काटना नहीं है आपने। और तीसरी चीज़ ये कि उन्होंने साउथ एशिया की लीडरशिप लेनी है, और साउथ एशिया की लीडरशिप नहीं ले सकते विदाउट रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। ओके, बात होगी जनाब, इस हवाले से तो बात होगी। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी NA 122 के हवाले से, जिसका भूत अगर हम ये कहें कि वापस बोतल के अंदर नहीं जा रहा तो शायद गलत ना होगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपस की बात में बात हो जाए NA 122 के हवाले से। स्पीकर साहब यानी सरदार अयाज सादिक साहब की ये नशिस्त है जिससे वो दोबारा इलेक्ट हुए हैं, और इस दफ़ा जब वो इलेक्ट हुए तो तकरीबन 2500 का मार्जिन था उनका और लूजिंग कैंडिडेट का यानी अलीम खान साहब का। सरदार अयाज सादिक साहब अब काफ़ी नाराज़ और नाला नजर आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जो गलतियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की उनका खमियाजा पिछली दफ़ा भी उन्हें भुगतना पड़ा और इस दफ़ा भी शायद उन्हीं को भुगतना पड़ा है। क्या कहते हैं सरदार अयाज सादिक साहब, ये ज़रा सुन लीजिए फिर बात करते हैं। उनकी पिटीशन ये कहती है कि वोट ट्रांसफ़र हुआ। क्या मैंने वोट ट्रांसफ़र किया? मैं एक दफ़ा मार खा चुका हूँ इलेक्शन कमीशन की नाअहली की। इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन अपनी नाअहली की खुद मार खाएगा। इलेक्शन कमीशन जो कि प्यार की ज़बान नहीं समझते, धमकियों की ज़बान समझते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास वकील नहीं होगा तो मैं वकील भी कर दूंगा, चूँकि ये फैसला, ये केस आपको लड़ना पड़ेगा। ये वोट ट्रांसफ़र आपने किए, अगर आपने पैसे लेके किए या किस वजह से किए, जवाब आपको देना पड़ेगा। PTI के पिटिशनर को बुलाया, मगर जिसके खिलाफ केस वो कर रहे थे यानी मेरे वकील को बुलाना मुनासिब नहीं समझा। ये मैं उनकी बदनीयती समझूं, बददियानती समझूं या क्या समझूं? बहुत रेयर है क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है पिछले 2.5 साल के अंदर अगर आप देखें अयाज सादिक साहब इस तरह बाहर निकल के बात करें। नॉर्मली कहा समझा जाता है कि बड़ी शाइस्ता ज़बान में बात करते हैं, बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं नईम साहब, तो फिर क्लियरली अयाज साहब बड़े एजिटेटेड है बहुत ज़्यादा। मगर क्या जायज़ है इनकी एजिटेशन? हाँ, ये सवाल है ना, ये सवाल। अच्छा देखिए, इससे थोड़ी सी होमवर्क किया है मैंने, दोनों साइड्स के जो लोग हैं उनसे बात की और मुख्तसर होके आवाम की ज़ुबान बोलनी चाहिए हमें, वकीलों की ज़ुबान नहीं बोलनी चाहिए। बात ऐसे है कि अयाज साहब कोई 2,500-3 हज़ार वोट से जीते हैं। 2,500 बहुत नैरो है, जबकि 3 लाख के करीब के उससे ज़्यादा की कंस्टिट्यूंसी। अब 347 के करीब वोटर थे। तो अलीम खान साहब जायज़ है कि उनका ये खदशा कि 2-2.5 हज़ार वोट अगर इधर उधर हो जाएं तो काफ़ी हार जीत हो जाती है। इसलिए उनको चैलेंज करना इस उम्मीद में कि शायद कोई चीज़ निकल आए जायज़ है। पहली उनकी राइट है और उन्होंने एक्सरसाइज की है, पहली बात तो ये। अब आइए आगे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि 2 महीने से हम आपको ख़त लिख रहे हैं कि हमें रिकॉर्ड दिखाया जाए कि कितने नए वोट्स बने हैं 2013 से लेके 2015 तक, यानी कि जो 2013 की जनरल इलेक्शंस के बाद से लेकर अब तक जून 2015 तक कितने नए वोट्स शामिल किए गए हैं। पहली बात, कितने शामिल हुए, कितने एक्सक्लूड हुए, सब। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आप देखें इलेक्ट्रल रोल्स, तो अगर दोनों इलेक्ट्रल रोल्स को उस वक्त के और आज के इलेक्ट्रल रोल्स को कंपेयर करें तो कोई 28,000 के करीब का फ़र्क है। अब ज़्यादा हो गए। वो कहते हैं हमें ठीक है, नए रजिस्टर लोग हो जाते हैं, 2 साल के अंदर नए लोग 18 तक पहुंच जाते हैं, वो रजिस्टर हो जाते हैं, तो हमें ये नहीं कि ये कोई नाजायज़ चीज़ हुई है, हमें नहीं पता। मगर हम ये ज़रूर पूछना चाहते हैं कि इसका रिकॉर्ड दिखा दिया जाए हमें कि ये कहाँ से रजिस्टर हुए, ठीक रजिस्टर हुए, गलत रजिस्टर हुए कि नहीं, पहली बात।
दूसरा वो कहते हैं कि 7-8 हज़ार वोट ट्रांसफ़र हुए हैं, बाहर से लोग आ गए अंदर, कुछ जो पहले इस कंस्टिट्यूंसी में नहीं थे, और यहाँ से कुछ लोग बाहर चले गए। वो कहते हैं कि हमें इसका भी रिकॉर्ड भी दिखाया जाए कि ये जायज़ तरीके से हुआ है या नाजायज़ तरीके से हुआ। तो ये बड़ी फेयर डिमांड है, इसमें कोई, क्योंकि 2,500 की बात है ना, अगर पता चला कि ये 2,500 कोई गड़बड़ हुई है तो 2,500 इधर उधर हो जाता है। तो अगर उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमें इसका रिकॉर्ड दिखा दिया जाए, कि हम तसल्ली कर लें कि ये एक्स्ट्रा जो वोटर बने हैं ये जायज़ बने हैं, गलत बने हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इनका सारी फाइलें कंप्लीट हैं नहीं है, और अगर इनको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया जा सकता या किया जा सकता, और जो बाहर से आए हैं और जो यहाँ बाहर गए हैं उसकी भी फाइलें रिकॉर्ड है कि नहीं है। बेसिकली सब तमाम चीज़ों का वोटर नए होने का, डालने का, निकालने का रिकॉर्ड है या नहीं है? नहीं, रिकॉर्ड है, और हमें दे ताकि हम तसल्ली करें कि ये सही हुआ है कि नहीं। ठीक, क्योंकि या तो होता ना कि 20-25 हज़ार की फ़र्क होता तो फिर तो और बात थी, यहाँ तो 2,500 का फ़र्क है। तो कहते हैं हम देखना चाहते हैं कि यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। अब इन्होंने 2 महीने से ये इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं। 2 महीने के खतों खताबत के बाद एक जवाब आता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से कि जी हम आपको 700-800 वोटर का रिकॉर्ड भेज रहे हैं, इसको देख लीजिए। वो कहते नहीं यार 700-800 तो ठीक है, अभी तो 30,000 था मंगने में, तो तुझे 700 का भेजता सामने। जितना एक्चुअल हमारे नज़दीक और जो नज़र आ रहा है कि जितना फ़र्क है, हाँ वो तो पूरा भेजें आप। ये क्या 700 का भेज के आपने हमें कह दिया जी जाओ, हमें एटलीस्ट चले 28,000 है, 20,000 का तो कुछ तो भेजें आप, इससे नहीं काम चलेगा 700 से। कोई जवाब नहीं। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने 2 पिटिशंस की। ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि बज़ाहिरन ऐसे लगता है कोई एक पिटिशन हुई है, उन्होंने 2 पिटिशंस की। एक पिटिशन में उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को कि हमें रिकॉर्ड दिया जाए, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन को 19A के तहत किया, उसके 19A के तहत किया, जो कि जी हम बताएं हमें ये कैसे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को देना ही देना है। और वो जो ये कह रहे हैं अयाज सादिक साहब कि ये इलेक्शन कमीशन और पिटिशनर के दरमियान है, अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली की है तो इलेक्शन कमीशन उसकी जिम्मेदारी ले, हमें तो नहीं पता, तो हमारे खिलाफ तो ये पिटिशन नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। मगर साथ साथ उन्होंने एक और भी पिटिशन की है जो कि हस्बे मामूल की जाती है इलेक्शन कमीशन को कि जी हम इस इलेक्शन को चैलेंज करते हैं ऑन वेरियस ग्राउंड, जिसमें एक ये भी है कि ये जाली काम हुआ है। हाँ, उनका ख्याल मतलब वो पिटिशनर एलिज करता है, तो बहुत सी एलिगेशन था जो कि इलेक्शन कमीशन ने हस्बे मामूल मार्क कर दिया टू ट्राइब्यूनल, अब ट्राइब्यूनल में चली गई है। और ये रास्ता यही होता है, आप डायरेक्ट नहीं जाते, आप इलेक्शन कमीशन को करते हैं, इलेक्शन कमीशन आगे किसी इलेक्शन ट्राइब्यूनल को नॉमिनेट करके वहाँ भेज देते हैं। तो 2 ही, एक के अंदर उन्होंने नोटिस दिया, ये जो रिकॉर्ड वाली बात है, उन्होंने 18 तारीख का नोटिस दिया, 18 दिसंबर सादिक साहब को कि आप पेश आप भी चेयरमैन नादरा भी आए, नादरा भी आए, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन भी आए, 4 या 5 पार्टीज आ जाएं और हम बैठ के, क्योंकि हमने अलीम खान साहब को सुना है और उनके वकील को सुना है और उस पर हमें फैसला किया कि अब आपको भी सुना जाए। नहीं, उनको सुना इन द सेंस कि वो पिटिशन लेके आए थे। हाँ, वही तो उनको उन्होंने कहा जी ये हम लेके आए, उन्होंने कहा अच्छा क्या लाए हैं आप, ये ऐसे ही होता है, जो पहले आता है पिटिशन उस वक्त तो सबको नहीं बुलाया जाता ना, जब वो हेयरिंग होती है। तो उन्होंने उसी वक्त ये फैसला कर दिया था कि 18 तारीख को सबको बुलाएंगे और सारी बात हम अपने लोगों से पूछेंगे कि ये रिकॉर्ड जो है कैसे होगा। वो तो बिल्कुल जायज़ किए, और 18 तारीख को अयाज साहब के लोगों को भी बुला लिया। दूसरी पिटिशन उन्होंने किसी को पूछे बगैर, जो कि उनको ज़रूरत नहीं थी पूछने की, उन्होंने ट्राइब्यूनल के आगे कर दी कि आप देख लीजिए। अब होगा क्या, ट्राइब्यूनल भी यही कहेगी कि ये रिकॉर्ड लाया जाए ना, हमने अगर कोई फैसला करना है तो रिकॉर्ड सामने आएगा। तो आपने इन ग्राउंड्स को एलिज किया है तो आप बताएं ना। इसलिए कि पिटिशनर जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह रहा है मुझे रिकॉर्ड दो, वो रिकॉर्ड लेके वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और कहेगा जी ये रिकॉर्ड है, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है, इसमें ये खामियां हैं, इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए, क्योंकि ये सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाई, रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है, उससे नजर आता है कि मतलब। और एलएज ये मेन बात ये है कि ये इलेक्टोरल रोल्स में बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। इसलिए अयाज सादिक साहब के ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा। इल्जाम अगर लगेगा वो लगेगा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड खराब है, वहां कोई धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये इनकॉम्पिटेंस है, इसलिए फॉर दैट रीजन दिस इलेक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, जो कि वैलिड रीजन है। इट डजंट हैव टू बी द कैंडिडेट, इट कैन बी द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ और उनके अमला। तो मेरा ये ख्याल है कि अलीम खान साहब पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है। अयाज साहब जो ये कह रहे हैं हमें बुलाया ही नहीं और हमें नोटिस, हमें बुलाया ही नहीं, उनकी बात सुन के ये कर दिया, ये हो गया, ये नाजायज़। ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट राइट। उनको बुलाया 18 तारीख को उस केस में जिस केस में इलेक्शन कमीशन ने वो रिकॉर्ड का जान पहचान करनी है, और जो पास ऑन करनी थी ट्राइब्यूनल को उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, वो अब ट्राइब्यूनल बुलाएगी। तो ये जो गर्ज रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन
ने हमें बुलाया नहीं, ये बड़ी ज़्यादती है, दिस इज़ नॉट, ये एक सही मौक़िफ़ नहीं है, पहली बात तो ये। और इलेक्शन कमीशन का जो जवाब आया मुनीब वो ये है, आप हमें कानून ना सिखाएं, हमें पता है कानून क्या है और हमने कानून के मुताबिक सब कुछ किया है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक किया है। तो आई एक्सेप्ट द इलेक्शन कमीशन इशू, आई एक्सेप्ट द PTI, आई डू नॉट एक्सेप्ट द पोजीशन जो अयाज सादिक साहब ने ली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अयाज सादिक साहब की नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो इलेक्शन कमीशन का आएगा, अयाज सादिक का नहीं आएगा। आपको याद होगा जब जस्ट जुडिशल कमीशन के सामने बातचीत चल रही थी, वहाँ भी इमरान खान साहब ने पहले ये कहा कि एक साजिश थी, उसमें फलाने लोग थे। जब जुडिशल कमीशन के पास गए तो वहाँ सारा का सारा फोकस इलेक्शन कमीशन पे हो गया और ये कहा कि उस साजिश वाजिश तो कोई नहीं थी, इलेक्शन कमीशन ने सही नहीं काम किया। बाकी साजिश तो बाकी सारा वो इल्ज़ाम ख़त्म हो गया था कि नवाज शरीफ ने ये किया, नजर सेठी ने ये किया, जस्टिस साहब ने ये किया, वो फारग हो गए, उसके ऊपर गए नहीं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन की वजह से उन्होंने सही नहीं कंडक्ट किया, और वो उन्होंने कहा नहीं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया। यहाँ भी इलेक्शन कमीशन का जो करते धरते हैं ना, उनका रिकॉर्ड और जो उसकी कमीशन में जिस तरीके से काम होते हैं उसके ऊपर चैलेंज है। मगर अगर वो प्रूव हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन करते धरतों ने सही काम नहीं किया तो फिर एक जवाब बन जाता है फॉर अनदर री इलेक्शन। ओके, ये मेरी रीडिंग है। ओके, बट एक बात यहाँ पर है कि पहले भी अयाज सादिक साहब यही कहते रहे कि भाई अगर कोई पिछले याद होगा कि पिछले इलेक्शन में के ट्रिब्यूनल के रिजल्ट में भी जो फैसला हुआ था उसमें कहा गया था कि धांधली अयाज सादिक साहब ने कोई नहीं की। बिल्कुल सही। अभी भी जिस तरफ ये जो रुख लिया हुआ है, हाँ, कोई नहीं कह रहा कि अयाज सादिक साहब ने कोई धांधली की है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ रहा है कि आप जो हैं, आप शायद धांधली आपने अगर नहीं की तो इनकॉम्पिटेंस और इनएफिशिएंसी और नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस की वजह से ये इलेक्शन आपने खराब कर दिया। बॉटम लाइन ये है कि अगर उनके पास रिकॉर्ड उन्होंने मुहैया कर दिया PTI को और वो मुतमईन हो गए फिर तो ठीक है, अगर नहीं रिकॉर्ड उनको देना पड़ेगा। हाँ, अगर जिस किस्म का भी रिकॉर्ड वो देंगे वो लेके जाएंगे PTI वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, और वहां जाके फैसला होगा कि ये कि रिकॉर्ड जो है क्या प्रूव करता है और क्या प्रूव नहीं करता। मगर मैं आपसे एक बात कह दूं, मुझे बड़ा अफसोस है ये कहने कि 2 महीने से PTI वाले लगे हुए हैं इलेक्शन कमीशन को कहने कि हमें रिकॉर्ड दे, नहीं किया, नहीं दे पाए। 700 का रिकॉर्ड दिया, 750। कितनी अफसोस की बात है कि इसमें दोनों पिटिशनर को भी और दूसरे लोगों को भी बुला के और 18 तारीख को बुला रहे हैं। उनको बुलाने की क्या जरूरत है? अरे भाई आप अपना होमवर्क करें, आप अपने सारे प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं, सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करें। एक कंस्टिट्यूएंसी है, सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करें और पूरी समरी बना के दें क्या हुआ। अब इनको बुलाने की क्या जरूरत है? आप अपना होमवर्क करें, आपको पूछा गया रिकॉर्ड दें, आप रिकॉर्ड बनाएं, इनको बुलाने की क्या जरूरत है? तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन इज एट फॉल्ट ऑन दिस स्कोर। ऑन दिस स्कोर इलेक्शन कमीशन इज एट फॉल्ट। उनको अब रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, मुतमईन करना पड़ेगा कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये सही है या नहीं। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ये जो इलेक्शन हुई है अनफॉर्चुनेटली अयाज सादिक साहब को धक्का लग सकता है। नॉट बिकॉज उनकी कोई गलती है, नॉट बिकॉज उन्होंने कुछ किया है, मगर इलेक्शन कमीशन की कोताहियों की वजह से यहाँ फिर एक प्रॉब्लम बन सकता है। अल्लाह करे कि इलेक्शन कमीशन में सही रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दे, अल्लाह करे कि PTI मुतमईन हो जाए। अगर PTI मुतमईन नहीं होती तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो अल्लाह करे वो एक फेयर वर्डिक्ट दे। PTI का मुतमईन होना थोड़ा मुश्किल है, वो मुश्किल है, मगर इस दफा जो 2,500 का मसला है और 2 महीने में इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर सकी, और दिस इज नॉट गुड। अभी इसके अंदर फैसला आने क्योंकि अभी भी शायद इसके अंदर वो पूरी डिटेल्स हमारे सामने नहीं आ रही जो आनी चाहिए, और शायद थोड़ा सा फार फेच लगे। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात हो जाए बलोचिस्तान की। सनाउल्लाह ज़हरी साहब नामजद वज़ीर आला हैं बलोचिस्तान के, किस हद तक अच्छे तरीके से चला पाएंगे, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हो जाए बलूचिस्तान के हवाले से। सनाउल्लाह ज़हरी साहब, नरीम साहब, फाइनली आप कह रहे थे कि उस वक्त को नहीं, उस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो डिलिब्रेशन हुई उसके बाद फिर शायद फैसला यही किया गया कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब को नॉमिनेट किया जाए। कितना अहम डिसीजन है ये, या आपको लगता है कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब उस तरीके से चला पाएंगे जिस तरह डॉक्टर मालिक चला रहे थे? देखिए मुनीब, ये सवाल हमने 2 हफ्ते पहले भी आपने किया था, जिसका मैंने आपको कहा था कि इसका जल्दी फैसला नहीं होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए 2 मसाइल हैं। एक ये है कि ये उनकी पार्टी है, इसको ना करना मुश्किल है, एक अग्रीड फार्मूला है।
इसको ना करना मुश्किल होगा। अगली इलेक्शन का भी सोचना है, अगर वहाँ ये ना करते हैं तो ज़हरी साहब इधर उधर हो जाएंगे, पीटी और नून लीग फारग हो जाएगी बलूचिस्तान में। इसलिए बड़ा मुश्किल है कि इनको ना एक्सेप्ट करना और मालिक साहब को वापस रहने देना। दूसरा ये था कि अगर मियाँ साहब को वैसा, क्योंकि वो चाहते कि मालिक साहब जो है उनका बड़े अच्छे तल्लुकात हैं फ़ौज के साथ, बलोच नेशनलिस्ट के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, और इनको एक मौका और देना चाहिए था कि ये कंप्लीट करें। तो ये भी हो सकता था कि नून लीग जो वहाँ की वो रिवोल्ट कर जाती, बागी हो जाती, क्योंकि उनके बगैर तो कोalition बनती नहीं है ना, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। और अचकज़ई साहब और अपने बलोच साहब जो हैं, अगर वो मिल के भी हुकूमत चलाना चाहें विदाउट ज़हरी साहब तो नहीं चला सकते। इस वक्त जो कोalition है वो 3 डायमेंशंस की हैं। अचकज़ई साहब जिनके गवर्नर नॉमिनेटेड है, ज़हरी साहब जो कि सीनियर मिनिस्टर थे, ऑलमोस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और फिर मालिक साहब जिनकी 10 सीटें, इनकी 18 के करीब है। तो ये मियाँ साहब के लिए बड़ा सीरियस इशू था। बट पार्टी इज़ पार्टी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये अब आएंगे, ये बैठेंगे, कोशिश ये यही करेंगे किसी तरीके के साथ कि नून लीग टूटे ना और ये काम चलता रहे। मगर क्लियरली ज़हरी साहब ने कहा कि जी जो फैसला हुआ है वो हुआ है। अब क्या वहाँ अग्री हुआ, वो यही हुआ है कि ज़हरी साहब इन द लूप थे एज नंबर 2 मैन। जो भी वहाँ कुछ हुआ है उनके हाथ से निकला है। अब उनके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र होगी 2 पार्टीज़ की। एक तो कोर कमांडर साहब बड़े गौर से देखेंगे कि ज़हरी साहब वही काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। अगर ज़हरी साहब ने अपनी ट्रेडिशनल किस्म की सियासत करने की कोशिश की जिसके अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, तो वहाँ का कोर कमांडर नहीं उनको चलने देगा। ये मैं आपको बता दूँ। नहीं, इवन फेडरल गवर्नमेंट के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट होगी कि अगर डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत के ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। और जो चार्ज इलेक्शन का कह सकते हैं कि शायद इतनी एक्टिव गवर्नमेंट नहीं थी। ठीक है, मगर वो तो फिर मजबूरी है ना, वहाँ और किस्म की एक कोalition की मजबूरी थी, एक मिलिट्री की मजबूरी थी। तो मगर मिलिट्री भी खुश थी, फेडरल गवर्नमेंट भी खुश थी और काम भी चल रहा था। अब अगर ज़हरी साहब ये काम नहीं चलाएंगे या बलोच नेशनलिस्ट के साथ काम नहीं चलेगा या फौज के साथ काम नहीं चलेगा तो काम खराब हो जाएगा, तो काम इनका खराब हो जाएगा। और उसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर तकलीफ में आएंगे। यही बात मियाँ साहब ने स्ट्रेस की है कि ज़हरी साहब आपने फ़ौज के साथ भी चलना है, आपने इनके साथ भी चलना है, और जो एजेंडा चल रहा था उसको चलाना है। मैं वहाँ कोई करप्शन नहीं देखना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर आई विल हैव टू री इशू अगेन। ओके, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।